हेलो दोस्तों, आज हम लोग विज्ञान के 60 प्रश्नों का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 में फिजिक्स के प्रश्नों को देखा, पार्ट 3, पार्ट 4 में केमिस्ट्री के प्रश्नों को देखा। ठीक इसी प्रकार हम लोग पार्ट 5 और पार्ट 6 में बायोलॉजी के प्रश्न को देखेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। हम लोग आज इस पार्ट को स्टार्ट करेंगे और इस पार्ट में हम लोगों ने 10 प्रश्न को सेलेक्ट किया है। इससे अगले पार्ट को हम बनाएंगे, उसमें भी 10 प्रश्न रहेगा। इस तरह से हम 20, 20 और 20 60 प्रश्न को तैयार किए हैं। इन 60 प्रश्न को अगर आप याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में इसी 60 के अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि हमने इन प्रश्नों को बहुत हिसाब से सेलेक्ट किया है और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को भी लाइक कर देंगे। चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, श्वसन एवं दहन में अंतर लिखें। श्वसन एवं दहन में अंतर लिखें। बड़ा आसान सा प्रश्न है और इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। तो आंसर, श्वसन एवं दहन में अंतर इस प्रकार है। हेडिंग आपको ये देना है, उसके बाद लिखना है यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। सांस हम लोग लेते हैं तो इसमें रासायनिक क्रिया होती है। दहन यह एक अजैविक क्रिया है। कोई भी चीज जलता है तो वो अजैविक क्रिया होता है। इसमें पदार्थ का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। इसमें पदार्थ का तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है। अगला हम लोग देखेंगे, इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। इसमें ऊर्जा प्रकाश एवं ताप के रूप में रहती है। यह नियंत्रित किया है। यहाँ पे क्रिया लिखना है। यह नियंत्रित क्रिया है, यह अनियमित क्रिया है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला प्रश्न को देखा, अब हम लोग दूसरा प्रश्न को देखेंगे। इस वीडियो का दूसरा प्रश्न है, पादप में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम लोग इसका आंसर देखते हैं। पादप में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन के द्वारा होता है। पादप विशिष्ट हार्मोन को उत्पन्न करते हैं जो उसके विशेष भागों को प्रभावित करते हैं। पादप में प्रारोह प्रकाश के आने की दिशा की ओर होता है। तो ये आपका बहुत आसान सा आंसर है। हमने सभी क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान से लिखा है। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देखें। हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं। पारितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हम लोग इसका आंसर पढ़ेंगे। पारितंत्र में अपमार्जक मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ठीक है, ये मृत शरीरों का अपने भोजन के लिए उपयोग करता है। वे कार्बन एवं जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तित करता है। क्या भूमिका है, इसका मतलब कि इसके क्या कार्य हैं। तो देखिए, इसका हम लोग डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, इसकी निम्नलिखित भूमिका है, ऐसा हेडिंग देके, और आप 1 नंबर इसको देंगे। और आप कहाँ तक लिखेंगे, पारितंत्र में अपमार्जक मृत जैव अवशेष का अपमार्जन करते हैं। यहाँ तक ये 1 नंबर रहेगा। फिर यहाँ से ये दूसरा नंबर शुरू होगा। ये मृत शरीर का अपने भोजन के लिए उपयोग करता है। और यहाँ पे आपका दूसरा खत्म, यहाँ से तीसरा शुरू होगा। ठीक है, आप 3 पॉइंट भी लिख सकते हैं। वे कार्बन एवं जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तित करता है। और ये आपका तीसरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बिंदु देकर भी
लिख सकते हैं, और वो बहुत आसान होता है और याद भी हो जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो आप पॉइंट दे के भी भूमिका वाले प्रश्नों को लिख सकते हैं। हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं। आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है? ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोडीन की आवश्यकता थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में होता है। थायरोक्सिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है, साथ ही वृद्धि के संतुलन के लिए आवश्यक है। इसीलिए थायराइड ग्रंथि को अगर हम लोग आयोडीन वाले नमक को नहीं खाएंगे तो हम लोगों का जो थायराइड ग्रंथि है वो खराब हो जाएगा, जिससे हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए थायराइड आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीत क्या है? पाचन क्रिया में इसका क्या महत्व है? अगर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे, ठीक है। पीत एक तरल पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है, पाचन क्रिया में निम्न महत्व है। मतलब हम लोग लिखेंगे पीत क्या है, आंसर लिखेंगे पीत एक तरल पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है, पाचन क्रिया में इसके निम्न महत्व है। यहाँ पे लिखेंगे इसके निम्न महत्व है। हम लोग उसका महत्व को देख लेते हैं। पीत का पहला महत्व है आमाशय से आए भोजन को क्षारीय बनाता है। क्यों? क्योंकि वह क्षारीय होता है। दूसरा उसका काम होता है यह जीवाणुओं को मारता है। क्षारीय होने के कारण यह जीवाणुओं को, खाना में जो जीवाणु होता है उसको मार देता है। तीसरा इसका जो भूमिका है, यह आंत की दीवार को क्रमाकुचन के लिए उत्तेजित करता है, यानी उसको फोर्स करता है कि तुम ये क्रिया को करो। उसके बाद इसका और एक बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है, यह वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण में सहायक होता है। तो ये आपका 4 भूमिका है। हमने बहुत नॉर्मल सा आंसर लिखा है, बहुत इजी, जो आपको आसानी से याद भी हो जाए और आप प्रश्न को एग्जाम में लिख पाओ। अगला प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं, स्वयंपोषी एवं विषमपोषी में क्या अंतर है? हम लोग इसका आंसर बहुत आसानी से लिखे हैं, बहुत सरल शब्दों में, तो उसका आंसर भी हम लोग दिखाते हैं। निम्नलिखित अंतर है, आपको यहाँ पे लिख लेना है स्वयंपोषी एवं विषमपोषी में निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद आपको दोनों तरफ लिखना है, बीच से एक लाइन खींच देना है, उसका दोनों तरफ आपको आंसर लिखना है। पहला लिखना है ये केवल हरे पौधों में पाया जाता है। स्वयंपोषी की प्रक्रिया जो है केवल हरे पौधों में पाया जाता है। इसमें हम लोग दूसरा लिखेंगे, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज एवं प्रकाश की जरूरी होती है। मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज का प्रकाश, ये सब जरूरी होता है। तीसरा है इसमें भोजन के पाचन की ज़रूरत नहीं होती है। अब अगर इसमें सूरज के प्रकाश की आवश्यकता है तो इसमें लिखेंगे कि इसमें आवश्यकता नहीं है। ये केवल हरे पौधों में पाया जाता है, तो ये हरे पौधे के साथ साथ सभी जीवों में पाया जाता है। इसमें भोजन के पाचन की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसमें भोजन के पाचन की ज़रूरत होती है। अब पौधा में हम लोग भोजन के पाचन की ज़रूरत तो नहीं होगी, लेकिन हम लोगों के शरीर में भोजन के पाचन की आवश्यकता होनी चाहिए। तो ये है स्वयंपोषी और विषमपोषी में अंतर, और बहुत आसान अंतर हमने लिखा है, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं। पादप हार्मोन क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि वह हार्मोन जो पौधों में पाया जाए। तो हम लोग आंसर लिखेंगे, पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। यह रसायन होते हैं जो पौधों के विकास को विनियमित करते हैं, यानी पौधे के विकास में ये काम करते हैं। पादप हार्मोन संकेत अणु होते हैं
और बहुत कम परिमाण में इसका उत्पादन पौधों में होता है। बहुत आसान आंसर हमने लिखा है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट करके अपने कॉपी पे ले लें और इसको लिख लें और याद कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है नर तथा मादा हार्मोन के नाम लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। नर हार्मोन के नाम टेस्टोस्टेरोन तथा मादा हार्मोन के नाम एस्ट्रोजन होता है। बस इतना ही आपको इसमें लिखना है। हम लोग 9वां प्रश्न को देख लेते हैं। जीवाश्म क्या है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। हम लोग इसका आंसर देखेंगे। बहुत सिंपल आंसर हमने लिखा है, पृथ्वी पर रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के अवशेष या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म से कार्बनिक विकास का प्रमाण मिलता है। ये बहुत सिंपल आंसर है, तो इसे आप याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। हम लोग इसके बाद 10 और प्रश्न को लेके आएंगे, तो आप उसे भी जरूर देखेंगे। पोषी स्तर क्या है? आहार श्रृंखला द्वारा दर्शाइए। हम लोग इसका आंसर देखते हैं। बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर है आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जीव मंडल को एक संरचना प्रदान करते हैं। आप आराम से इसको समझेंगे। आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जीव जो होते हैं वो एक जीव मंडल को एक संरचना प्रदान करते हैं, जिसे आगे हम लोग देखेंगे, जिसे पोषी स्तर कहा जाता है। बहुत सिंपल है आंसर, इसका सिंपल है। हम लोग इसका आहार श्रृंखला, एक 2 आहार श्रृंखला हमने बनाया और उसको हम लोग समझेंगे। जैसे हम लोग देखें कि सबसे ऊपर क्या होता है? सर्वोच्च मांसाहारी, मतलब बहुत सारे आदमी होते हैं जो मांस खाते हैं। मांसाहारी मतलब शेर, बाघ, ये सब शाकाहारी, हिरन वगैरह जो हो गए वो शाकाहारी होते हैं। और उत्पादक, तो उत्पादक को कौन खाता है? शाकाहारी। शाकाहारी को कौन खाता है? मांसाहारी। मांसाहारी को कौन खाता है? सर्वोच्च मांसाहारी। अब हम लोग इसको यहाँ पे एक जनरल उदाहरण के साथ समझेंगे। इस सब में आप एरोस दे देंगे यहाँ पे। घास, घास क्या है? उत्पादक, राइट। घास को कौन खाता है? टिड्डा। ओके, टिड्डा क्या है? शाकाहारी। क्यों? क्योंकि यह घास को खाया, तो ये क्या हुआ? शाकाहारी। टिड्डा को कौन खाता है? मेंढक। और मेंढक कौन है? मांसाहारी। दैट मीन्स अगर टिड्डा को ये खाया तो ये मांसाहारी हो गया। क्यों? क्योंकि टिड्डा क्या है? मांस वाला जीव है। तो इसको अगर मेंढक खाया तो वो क्या हो गया? मांसाहारी। हम लोग इसको समझेंगे। और मेंढक को कौन खाता है? सांप। और सांप क्या हो गया? सर्वोच्च मांसाहारी। यानी इन सभी चीजों, इसको खाने वाला ये है, इसको खाने वाला ये है और इसको ये खा गया, यानी ये सर्वोच्च मांसाहारी हो गया। और इसी आहार श्रृंखला को हम लोगों को दिखाना था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में 10 प्रश्न को कलेक्ट किया है और आने वाले वीडियो में भी हम लोग 10 प्रश्न को कलेक्ट करेंगे। इस तरह से 20 और 20 और 20 लेके 60 प्रश्न विज्ञान में हो जाएंगे। इन 60 प्रश्नों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं विज्ञान में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।